मैं अभी यूज कर रहा हूँ, उसको जो आपका डिजायर्ड कन्वर्टर कंट्री करेंसी जो है, उससे आप उसको मल्टीप्लाई करें उसके यूनिट को। अगर जैसे कि मेरा मतलब पाकिस्तानी 1 रुपए, तो अगर मैं मेरे 1 रुपए जो है वो जो US डॉलर के कितने इक्वल होंगे, वो तो मतलब उसके पॉइंट्स में आ जाएगा। इसी तरह ये आप उनकी जो आपका रिक्वायर्ड कंट्री है उसके यूनिट को आप अपनी करेंसी से मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा, मतलब कि आप कहने की मिसाल के तौर पे अगर मिसाल देना, अगर मैंने डॉलर को यूरो में कन्वर्ट करना हो तो मैं किस तरह करूंगा? कि सर इस तरह के मतलब अगर 1 यूरो है और आप चाहते हैं, या मतलब ये 1 डॉलर है, आप चाहते हैं कि वो कितने यूरो के बराबर है, तो आप उसको उतने ही यूरो से मल्टीप्लाई कर लें। जैसे पाकिस्तानी रुपए हैं, ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि यार मतलब मेरे जो US के डॉलर हैं वो मैं US 3 डॉलर मेरे पाकिस्तानी कितने के इक्वल होंगे, तो आप अपना अगर 3 US डॉलर है, आपको नहीं, वो तो एक पाकिस्तानी के लिए है ना, लेकिन जी, 1 यूरो कितने डॉलर के इक्वल है ये हमें कैसे पता लगेगा? तो वो भी सर यही मैंने जो उसमें देखा, उसमें यही था कि एक देखो जो ना, भी जिस 1 यूरो जिस है 300 रुपए का। मैं जी, कहता हूँ भाई 3 यूरो को मुझे डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो क्या मैं 3 यूरो को मल्टीप्लाई बाय डॉलर कर दूंगा? ये तो बात बहुत आगे चली जाएगी। 3 यूरो मल्टीप्लाई, या फिर सर उसको जिसकी कम होगी उसको डिवाइड करेंगे सर। कह सकते हैं। सर इसका तरीकाकार ये होगा कि हम एक टेबल में डिफाइन कर देंगे कि व्हाट विल बी द करेंसी रेट, देन वी शैल मल्टीप्लाई इट। नहीं, तो वो करेंसी रेट जो है उसके लिए फिर इसका मतलब है हमें कोई वो भी रखना पड़ेगा ना? उसका और पैरामीटर टेबल होगा में ना डिफाइन सर। कर देंगे कि इसका नहीं रेट नहीं ये नहीं है। नहीं, एक करेंसी रेट हमें वो भी रखना पड़ेगा ना दोस्त, कि हम किस तरह इसको लेकर चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक यूनिट हमें रखना पड़ेगा ना, मिसाल के तौर पे हाँ जी पहले हम दोनों डेफिनेटली। करेंसीज को कन्वर्ट करेंगे उस एक यूनिट के अंदर, देन फिर उस यूनिट को हम आगे लेकर चलेंगे। क्या कहते हैं हाँ इस बारे में? सर, दो को क्यों करेंगे, एक को डिफाइन करेंगे कि $1 इज इक्वल टू दिस मच रुपी। बस वी हैव टू मेक वन टेबल वन एंट्री। हाँ दैट्स इट। लेकिन ये मुझे कोई इसमें विजन नहीं आता कि अगर हम उसको नेट से वो डाटा लाइव कैसे उठा सकते हैं, इसका नहीं, मुझे वो तो एक कॉन्सेप्ट अलग नहीं है। चीज है ना, वो तो एक अलग वो चीज है उसका ना, वो मुझे तो हम। कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन जी ये जी, तो एक वो एक टेबल अलग में एक चीज है। वैल्यू होगी। नहीं नहीं, वो एक अलग चीज है, वो इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। अभी तो हम, आप कह रहे हैं कि हम इंटरनेट से डाटा कैसे उठाएंगे, उसका करंट रेट आज जो हमने डाला था वो तो कुछ और था, कल तो चेंज हो गया, ऐसे ही कह रहे हैं ना आप? हाँ जी हाँ जी। तो वो एक अलग चीज है, इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे अभी जब हम रिएक्ट वगैरह पर चलेंगे। लेकिन अभी मैं फिल वक्त मैनुअली चीज की बात कर रहा हूँ, क्या मैनुअली फिर उसको किस तरह लेकर चले, थोड़ा सा मुझे बताएं ना। सर वो मैनुअली में ये है कि मोंगो डीबी में एक टेबल में चीज नहीं, डिफाइन कर डाटाबेस देंगे को कि छोड़ दे, नहीं नहीं नहीं, डीबी को छोड़ दें आप, डीबी की तो तरफ हम जा ही नहीं रहे ना। तो फिर डीबी उसको को स्टोर छोड़ कहाँ दें, पे करेंगे हम? स्टोर करना ही नहीं है, किसी जगह हमने पे तो मैनुअली स्टोर रखना। करना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम उसको मैनुअली स्टैटिक करेंगे। अच्छा, फिर इसका मुझे कॉन्सेप्ट नहीं है सर। हम्म, देखिए थोड़ा सा मजीद सोचें। मिस हुमा इस बारे में क्या कहती हैं? सर हम लोग इस पर सिंपल फॉर्मूला भी तो मैथ का लगा सकते हैं, क्योंकि हम मैनुअली कर रहे हैं, तो हम एक वैल्यू कंसीडर करा दें। जैसे हमारा सिंपल फॉर्मूला ए इंटू बी इज इक्वल टू सी, उसको वो डिवीजन में भी चला जाता है, ए इज इक्वल टू सी बाय बी। कोई भी करेंसी है वहां पे हम लोग करेंसी की फिक्स्ड वैल्यू एक कंसीडर करवा दें, एक अपना फिक्स्ड पैरामीटर, क्योंकि ऑब्वियसली हम वी आर नॉट यूजिंग द गूगल एपीआईज और अदर एपीआईज, तो हम लोग वो फिक्स पैरामीटर कंसीडर करा दें और उसके अकॉर्डिंगली कन्वर्जन कर लें। जैसे ई वैल का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, उसी तरह इसका जो पर्टिकुलर फॉर्मूला वो लगा दें। मैं समझा नहीं, दोबारा जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। सर हमारा एक कॉमन फॉर्मूला होता है करेंसी कन्वर्जन का मैथ्स में, ए इंटू बी इक्वल सी, ये तो कॉमन फॉर्मूला है, और अगर इसको कन्वर्जन के लिए हम यूज करते हैं तो ए इज इक्वल टू सी बाय बी हो जाता है। बिल्कुल तो ऐसे सर ही है। फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जब हम लोगों ने यूरोस को यूएस में कन्वर्ट करना ना, तो हम लोग एक यूरो और डॉलर की वैल्यू ऑलरेडी सेव करवा देते हैं।
यानी हमारी जो हिस्ट्री है मैनुअली हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग उसका एक्सचेंज रेट, उसकी वैल्यू हम फिक्स करा देंगे। एग्जैक्टली, मैं भी उसी की तो हर बात कर रहा हूँ। कंट्री का एक रेट होता है, सपोज पाकिस्तान एग्जैक्टली। का 200 है या 300 है, तो हम वो वैल्यू सेव करा देंगे, वो उसके नहीं साथ तो वो हमारा। मेरी बात सुने ना, वो जो एक्सचेंज रेट है वो यस, इंटरनेशनल करेंसी के मुताबिक होगा ना। यस सर, ऑब्वियसली हम्म। वो हम मतलब लोग हर के कंट्री के लिए मतलब रखेंगे ना। एक्सचेंज, वी नीड एक्सचेंज रेट ऑफ एवरी वी कंट्री। नीड एक्सचेंज मिसाल के तौर पे कन्वर्ट। पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट है, तो वो पाकिस्तान की करेंसी के मुताबिक हो। पाकिस्तान का हाँ एक्सचेंज रेट जी, अगर हमें चाहिए तो हमें वो डॉलर्स में एक्सचेंज रेट मिलेगा। इसी जी, तरह अगर हमें एक्सचेंज रेट चाहिए, सॉरी क्या नाम है इसका, यूरो का, यूएसडी तो वो डॉलर्स का। यूरो का भी जो एक्सचेंज रेट है वो हम डॉलर्स में ही निकालेंगे पहले, हाँ उसके जी, बाद नेक्स्ट हम उसका प्रोसेस रखेंगे, ऐसे ही है ना। यस सर, एक और पर्टिकुलर कोई ऐसा फॉर्मूलाज बंदा, ही लगाते हैं हम लोग अगर हमें मैनुअली कोई काम करवाना होता है। बिल्कुल, इसके अलावा और कोई मेरा दोस्त, मैं वैसे एम ही थोड़े से ना पंगे ले रहा था और मेरे से कुछ बना है। मैंने बेसिकली आप सबके साथ, देखें, पढ़ाने से इंसान को ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये करेंसी एक्सचेंजर वाला फॉर्मूला एक आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दी थी और एक मैंने खुद भी असाइनमेंट की थी। अलबत्ता मैं आप लोगों का ओपिनियन ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी अपनी असाइनमेंट भी दिखाता हूँ। और शिराज भाई क्या कहते हैं इस बारे में, आसिम भाई क्या, शिराज भाई आप बताइएगा थोड़ा सा इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, वालेकुम सलाम। सबसे पहले जो है मुझे जो लगता है कि रेट हम डिफाइन कर देंगे हर करेंसी का, और उसका हम्म, एक्सचेंज रेट भी मतलब दूसरे कंट्री के हवाले से। देन उसके हम्म, बाद उसको मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे, मिसाल की बात है कि जैसे पीकेआर में हमारे पास अगर अमाउंट है, तो उसको हम्म, हम डिवाइड करेंगे दूसरे किसी भी मुल्क की करेंसी के साथ। तो इसी तरीके हम्म, से मतलब अल्टरनेट करेंसीज के साथ भी इसको हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। सर, ठीक मुझे है। तो ये समझ आ मतलब रहा ये है। स्पेसिफिक फॉर्मूले के साथ हमने इसको लेकर चलना है। जी। अमाउंट, ओके, अच्छा जी। एनी अदर पर्सन जो हमें कोई सजेशन देना चाहे तो मेहरबानी करे, हमारे लिए थोड़ी सी आसानी होगी। कोई और पर्सन भाई जो हमें कोई सजेशन देना चाहे तो बताओ ना यार, बोलते क्यों नहीं हो। हाँ भाई जल्दी से बताओ, बोलते क्यों नहीं है। कोई और पर्सन जो हमें कोई फिर सजेशन देना चाहता है तो दे ले, अदरवाइज हम फिर फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह आप सारी क्लास अच्छी हैं, अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही रखे। और मेरी ख्वाहिश है हमारी क्लास में भी बच्चे ज्यादा ही हैं, पता नहीं आज कम क्यों है। मिस बुशरा क्या कहती हैं इस बारे में। मिस बुशरा को आवाज आ रही है मेरी। और जो है वो आसिम भाई, आसिम भाई आप क्या कहते हैं। देखें, जब भी ये बात, ये मैं आप लोगों से चीजें डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, देखिए जब भी आप लोग इंशाल्लाह ताला ऑफिशियली जब प्रोजेक्ट्स करेंगे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ, तो ये जिस अंदाज में हम लोग अभी बैठे हुए हैं ना, तो जो पर्सन लीड कर रहा होता है, अल्लाह करे आप कल को लीड करें, तो आप अल्लाह करे आप कल को लीड करें या आपको कोई अगर लीड करे, तो एग्जैक्ट यही मीटिंग हमारी ऑनलाइन जो है, जो आप जिसे बोलते हैं कि ऑनलाइन हमारी जो प्रोजेक्ट्स को सोल्यूशन निकालने के लिए या प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाने के लिए ऑनलाइन हमारी मीटिंग एग्जैक्ट ऐसे ही बैठी होती है। और ये मीटिंग लाखों डॉलर की मीटिंग होती है। ये आप लोगों से मैं डिस्कशन सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपने आप को ट्रेन करें कि यार वाकई हमें इस तरह चलना चाहिए। दैट्स वाई। और मैं देखिए, मैं आपको टास्क करके दिखा दूंगा, बात खत्म। मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं करके आपको दिखा दूंगा। लेकिन आपकी लर्निंग नहीं होगी। इस तरह हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे मिस हुमा ने फॉर्मूला बताया, बड़ा अच्छा फॉर्मूला, और मैंने भी ऑलमोस्ट इसी फॉर्मूले को फॉलो किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद शिराज भाई ने बताया, वो भी ठीक है। साकिब साहब ने हमें मोंगोडीबी का जिक्र किया, तो पता लगा यार डेटाबेस के अंदर हम इसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने अभी तक तो डेटाबेस के तक हम पहुंचे ही नहीं है जेएस के अंदर, तो लिहाजा हम उसको फॉलो ही नहीं करेंगे। और इसी तरह फैसल ने भी हमें कभी फॉर्मूला भेजा है। तो ये सारी सारी डिस्कशंस कुछ इस तरह ही होती हैं। लेट मी शो यू द टास्क व्हाट आई हैव डन फॉर ऑल ऑफ यू, देन मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ, एंड फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। हम्म,
अच्छा जी, ये जरा गौर करें, मैं यहाँ पर करेंसी कन्वर्टर निकाल लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई यूरो, इधर है यूरो, ये मेरा यूरो है और ये मेरा यूएसडी है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। लेट्स हैव अ लुक, ठीक है, यूएसडी हमारा, ठीक है, हमने जो रेट्स लगाए हुए हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग, और जो रेट हमें मिले हुए हैं, जो हमें गूगल पे नजर आएंगे, दिस विल बी द डिफरेंट थिंग, ठीक है, उसके रेट्स हमने 2-3 दिन या बल्कि पिछले हफ्ते के लगाए हैं। अब इधर गौर करें, मैं यूएसडी को यूएसडी में कन्वर्ट करता हूँ तो वो देखो वगैरह एक यूएसडी डॉलर के इक्वल है, लेकिन अगर मैं येन को कन्वर्ट करता हूँ, एक यूएसडी को येन में कन्वर्ट करता हूँ या मैनिफेस्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मेरे पास एक या 100 येन है, ठीक है, या 100 येन है, तो इट विल बी कितने कितने बनेंगे ये 15,000 समथिंग लाइक दिस, यानी कि येन जो है वो पाकिस्तानी ₹2 का है। उस हिसाब से अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास, तो दुबई के दिनार होते हैं या दिरहम जो भी होते हैं, तो वो देख रहे हैं, देखो इसका एक फॉर्मूला बना है, ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने खैर कोई खास रिसर्च नहीं की है, लेकिन जस्ट आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बताता हूँ। अमाउंट, टारगेटेड करेंसी और बेस करेंसी, ठीक है, इस वक्त हमारी अमाउंट क्या है, ये वाली अमाउंट है। टारगेटेड करेंसी कौन सी है, सॉरी, टारगेटेड करेंसी हमारे पास कौन सी है, टारगेटेड करेंसी हमारे पास है ये नीचे वाली, ठीक है, बेस करेंसी कौन सी है, ये ऊपर वाली हमारी बेस करेंसी है, ठीक है। होता क्या है कि हमारी अमाउंट जो है वो टारगेटेड करेंसी के साथ कन्वर्ट होती है और फिर माइनस डिवाइड हो जाती है हमारी बेस करेंसी के साथ, यानी कि दिस विल मल्टीप्लाई बाय विद दिस वन एंड विल बी डिवाइडेड विद दिस वन, ठीक है, मतलब कि इन द सिंपल वर्ड, जो हमने अमाउंट करेंसी या जो है कन्वर्ट करनी है, वो करेंसी हमारी मल्टीप्लाई बाय हो जाएगी हमारी टारगेटेड वैल्यू के साथ, और टारगेटेड वैल्यू जो है वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी हमारी बेस वैल्यू के साथ। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। अब होगा क्या, अब हमारी करेंसी की कन्वर्टेड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, हमारी करेंसी की कन्वर्टेड वैल्यू आ जाएगी, देन फिर मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके डिवाइडेड बाय 100 कर लूंगा। ये जस्ट एक राउंड करने का एक छोटा मोटा सा तरीका है, नथिंग एल्स, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू, हो क्या रहा है, हमने क्या किया है, हमने एक यूनिट बना लिया है, जिस तरह हमने सोमाने में बोला इस तरह एक यूनिट हम बना लेंगे, ठीक है। अब इस वक्त डॉलर की जो वैल्यू है वो कितनी है, मैंने डॉलर निकलवाने भी हैं आज, 277 है इस वक्त डॉलर की वैल्यू, ठीक है, 277, और यहाँ पर भी मैं 277। अब ये जो 277 है ये उसी यूनिट के हिसाब से चल रही है, ठीक है। वैसे ये हमारी मैथ्स की क्लास नहीं है, जस्ट मैं आपको वैसे कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि हमारी एक यूनिट की करेंसी है ये वाली, मिसाल के तौर पे। अब क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू PKR, ठीक है। अब एक मेरी करेंसी वो होगी, एक मेरी के दोस्तों करेंसी वो होगी, दैट विल बी अ बेस करेंसी, ठीक है, कि जिसके अंदर मुझे कन्वर्ट करना है, जिसको मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है, बेस करेंसी। एंड एक मेरी करेंसी वो होगी, दैट विल बी टारगेटेड करेंसी, ठीक है, कि जिसको मुझे कन्वर्ट करना है। अब मुझे टारगेट करेंसी को बेस करेंसी में कन्वर्ट करना हो या बेस करेंसी को टारगेट करेंसी में कन्वर्ट करना हो, तो मेरे प्रोसेस को बेसिकली यहां से फिर के आना पड़ेगा, समझ आया दोस्तों, यहाँ से फिर के आना पड़ेगा, मतलब कि अगर मुझे अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना है
तो पहले मैं उसका यूनिट निकालूंगा कि पाकिस्तान के अंदर उसकी वैल्यू क्या है। अब जो भी उसकी पाकिस्तान के अंदर वैल्यू है उसको फिर आगे बेस करेंसी के साथ चेंज कर लूंगा मल्टीप्लिकेशन के साथ। मतलब कि होगा ये मल्टीप्लाई ही, और लेकिन हमारी यूनिट के हिसाब से मल्टीप्लाई होगा। दैट्स इट। अब यहाँ पर ना हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड से काम है और इंडस्ट्री में इन कामों की कोई खास ज़रूरत भी नहीं है, ये तो हम अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको कर रहे हैं। फिर यहाँ से ये सवाल आ जाता है सर ये तो जावास्क्रिप्ट बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम क्या करें? अब हमें कोई बड़ी फंक्शनैलिटी बनानी पड़ गई, हम तो मर जाएंगे इसको बनाते बनाते। देन हमें एक सोल्यूशन मिलता है, दैट इज लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क। ठीक है, अब ये लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क क्या क्या होती हैं? आप लोगों में से कोई ऐसा पर्सन जिसने लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क का नाम सुना हो तो मुझे बताइए प्लीज। कोई पर्सन एक्सप्लेन कर सकता है लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क को? सर फ्रेमवर्क का तो मुझे ज्यादा अंदाजा नहीं है। लाइब्रेरी में ये है कि बने बनाए फार्मूले होते हैं और वो उसमें बिल्ट इन होते हैं, उसको आप कॉल कर लेते हैं और वो आपका काम चल जाता है। दैट्स इट विच आई अंडरस्टैंड। अच्छा, और कोई पर्सन? मिस उमा क्या कहती हैं? सर लाइब्रेरीज जो होती है ना वो बेसिकली हमारे पास लाइब्रेरीज फंक्शंस होते हैं, जिसमें एक फंक्शन में हम लोगों ने अपनी वैल्यूज और अपनी चीजें स्टोर कराई होती हैं। जैसे सपोज हम लोगों ने इधर फंक्शन बनाया कन्वर्जन का, हम एक बेसिक फंक्शन कन्वर्जन का बना लें और उसको कॉल कर दें, ये हमारी लाइब्रेरी होगी। मतलब और कि जो हम हाँ हाँ, और फ्रेमवर्क के बारे में बिल्ट इन क्या कहते फंक्शन, हैं? सर आप बिल्ट इन फंक्शंस कर लें। जैसे हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, जेएस की, व्यू जेएस हो गई, रिएक्ट हो गई, ये सारी हम लोगों ने अपनी फंक्शनैलिटी को इनहेंस करने के लिए प्री डिफाइंड फंक्शंस दिए हैं, जिसको हम यूज कर लेते हैं और हमारी फंक्शनैलिटी इनहेंस हो जाती है। हमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता कोई काम करने के लिए। और सर जो हमारे फ्रेमवर्क्स होते हैं ना वो बेसिकली हमारी एप्लीकेशन फ्लो होती है, जिसमें हम लोगों को एक फ्लो पूरा दिया जाता है कि इस फ्लो के अकॉर्डिंग आप काम कर लें। जैसे टेलविंड सीएसएस हमारा सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है, जिसमें हम लोगों को बिल्ट इन क्लासेस दी जाती है और हम उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अपनी पूरी अच्छा काम दोस्तों, करें। हम फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क को फ्रंट एंड सीएसएस के फ्रेमवर्क के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, जी सर, दैट ऑब्वियसली इज वो अ एक डिफरेंट थिंग, फंक्शनल दैट है इज अ और एक डिफरेंट। मैं नॉन आपको भी फंक्शनल। एक्सप्लेन करता हूँ। कोई और बंदा जो मुझे एक्सप्लेन कर दे थोड़ा सा, कोई और बंदा जो मुझे एक्सप्लेन कर दे थोड़ा सा। फैसल भाई क्या कहते हैं? सर मेरा जो जो फ्रेमवर्क है वो हम्म बेसिकली पूरी एप्लीकेशन जो है उसको डेवलप करने के लिए यूज होता है। हम्म और जो लाइब्रेरी है वो आप स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। हम्म, बिल्कुल ऐसा ही है, काफी हद तक ठीक। बस अच्छा जी, अच्छा जी, मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है इस वक्त? कोई ऐसा पर्सन जिसको स्क्रीन ना शो हो रही हो? स्क्रीन सबको शो हो रही है? मैं थोड़ा सा अब आपको जी सर। एक्सप्लेन करता हूँ। कोई हाँ ऐसा ओके सर। पर्सन जिसको स्क्रीन ना शो हो रही है? फिराज, मिस हुमा, साकिब भाई, निशास्ता, सर स्क्रीन शो हो हो रही रही है है। अभी? ये सर सर प्री जी सर डिफाइंड कोड स्क्रीन होते शो हैं हो रही है। लाइब्रेरीज में, छोटे छोटे मॉड्यूल होते हैं। वन सेकंड, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एक बड़े आसान सा हल बताता हूँ, ठीक है भाई? डिस्कशन करने का मजा आता है, ये हमारी नॉलेजफुल डिस्कशन है और यू विल सी इंशाल्लाह कि आपको इस डिस्कशन से सीखने को इतना कुछ मिलेगा जो शायद आपको मेरा कोड समझाने से भी ना मिले। ठीक नहीं है, नहीं सर, ये बहुत तो अच्छा वे लिहाजा है आपका सर, बहुत और अच्छा वे इस है सर ये। डिस्कशन के अंदर ना पार्टिसिपेट किया करें। ऐसा ये मुझे क्लास में कोई बंदा ऐसा नहीं चाहिए यार जो आपको बोल ही ना रहा हो, नहीं समझ आ रही यार बताओ, हम बार बार उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये ना हमारी डेफिनेशन जो हमने बनाई हुई है ना, ये रॉन्ग है कि भाई हमें बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज मिल जाती हैं और हम उसको, भाई ऐसा नहीं होता। फंक्शनैलिटीज हमने खुद बनानी है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, हम सारे के सारे इस वक्त बैठे हुए हैं, तकरीबन कोई 9 लोग हैं। मुझे बताएं क्या हम सब की राइटिंग सेम हो सकती है? नो नो सर। सर। बिल्कुल भी सर नहीं, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती सेम। थोड़ी बहुत भी मिलती हो शायद किसी ना किसी की, लेकिन सेम नहीं हो सकती। तो जो राइटिंग होती है ना, वो कोड ऑफ राइटिंग भी सेम ही होती है। मतलब कि इसी तरह हम सबके कोड लिखने का स्टाइल भी अलग है। हो सकता है मैं फंक्शंस बना के लिखता हूँ, फैसल भाई विदाउट फंक्शंस लिखते हैं, जो है शिराज है वो, जो साकिब भाई हैं
वो कहते हैं कि भाई मैं फाइल सिस्टम के ऊपर ज्यादा बिलीव करता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम सारे के सारे मिलकर कोर जावास्क्रिप्ट के ऊपर कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो यार ये तो काम ही मिक्स हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा कि भाई हमने करना किस तरफ, लेके किस तरफ जाना है इस प्रोजेक्ट को। मतलब कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है, जिसके अंदर मुझे एक ई कॉमर्स साइट बनानी है। तो मैं कहता हूँ जी ई कॉमर्स साइट बनानी है, मैं कहता हूँ भाई ऑथेंटिकेशन सिस्टम असद के पास, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ भाई प्रोडक्ट सिस्टम जो है वो फैसल के पास है। उसके बाद मैं कहता हूँ भाई कार्ड सिस्टम हुमा के पास है, ठीक है, मिसाल ले रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं कहता हूँ भाई कि इसका चेकआउट सिस्टम हम शिराज को दे देते हैं। उसके बाद मैं कहता हूँ भाई कि इसका ऑर्डर सेक्शन हम साकिब साहब को दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ भाई कि इसके एनालिटिक्स का काम जो है वो हम मिस शाइस्ता को दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ भाई और कौन है हमारे साथ, मिसाल उसके बाद मैं कहता हूँ भाई कि हम इसका यूजर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आसिम भाई को दे देते हैं। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि इसका जो प्रोफाइल सेक्शन है वो हम इस बुशरा को दे देते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, हम सारे के सारे एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सारे के सारे दोस्त हम एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, के हमारा ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, हमारा ये जो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकेगा? हमारी तो काम करने की तरीके ही अलग हैं। जब हम अपने एक दूसरे के कोड को मैं कहूंगा भाई मेरा काम डन है, फैसल कहेगा मेरा डन है, हुमा कहेगी मेरा डन है, बुशरा कहेगी मेरा डन है। जब हम इन सब को कंबाइन कर देंगे तो व्हाट यू ऑल थिंक के हमारी क्लासेस जो हमारा जो कोड है जब वो मर्ज करेंगे हमें कोई एरर नहीं आएगा? आएंगे है सर, तो बिल्कुल। आएंगे, और बेतहाशा एरर आएंगे। मैंने बना मिसाल के तौर पर बेस मेरे कोड से रख लें, मैंने किया हुआ फंक्शंस की बेस के ऊपर काम, फैसल ने कोर जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल की है, हुमा ने ES6 को इस्तेमाल किया है, शिराज ने ES7 को इस्तेमाल किया है। ऑर्डर सेक्शन में साकिब साहब कहते हैं कि नहीं यार मैं थोड़ा सा मजीद प्रोफेशनल हूँ, आप लोगों में सीनियर हूँ, तो मैं टाइपस्क्रिप्ट की तरफ चला जाता हूँ। तो ये तो हमारा काम ही मिक्स हो गया ना, ये तो सारे प्रोजेक्ट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मतलब कि इन द सिंपल वर्ड, हमने यहाँ पर लाहौर से कराची जाना था, ठीक है, हमने यहाँ पर लाहौर से कराची जाना था, तो हम सारे निकले भी इकट्ठे लेकिन इकट्ठे पहुंचे नहीं। समझ रहे हैं आप शिराज भाई? हम सारे निकले भी इकट्ठे, इकट्ठे पहुंचे नहीं। क्यों? क्योंकि असद ये घूमते घुमाते यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ठीक है, और उसके बाद साकिब भाई घूमते घुमाते यहाँ से यहाँ पहुंच गया। फिर उसके बाद मिस हुमा जो है, क्योंकि फीमेल है तो ड्राइव करती करती घूमती घुमाती, फीमेल्स की ड्राइविंग बड़ी खतरनाक होती है, तो वो बेचारी यहाँ पहुंच गई घूम घुमा के। फिर उसके बाद कोई और पर्सन जो है वो भी घूमता घुमाता जो है वो यहाँ पहुंच गया। और इस तरह सारे जब इकट्ठे अलग अलग रास्तों से निकल रहे हैं तो हम लोग इकट्ठे तो पहुंच ही नहीं पाए ना। क्यों? क्योंकि हमने किसी ट्रैक को फॉलो नहीं किया। ऐसे ही है ना बिल्कुल। साकिब साहब? ठीक कह रहा हूँ मैं, शिराज भाई मैं ठीक कह रहा हूँ? हमने जी किसी जी ट्रैक को फॉलो नहीं किया, लेकिन हम सारों में एक बंदा सीनियर निकल आता है, ठीक है, हम सारों में एक बंदा सीनियर निकल आता है। ये समीर भाई सब स्टैंड पे आया तो समीर भाई को हम सीनियर बना देते हैं। समीर भाई कहते हो बेवकूफो, तुम लोग क्यों अलग अलग जा रहे हो? तुम लोग एक ट्रैक को क्यों नहीं फॉलो करते? आप कराची की मोटर लाहौर की मोटरवे से बैठे और कराची पहुंच जाए, इकट्ठे पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने ट्रैक को फॉलो किया है। तो दिस ट्रैक विल बी लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क, ठीक है। कोई बिल्ट इन फंक्शनैलिटी हमें नहीं मिलनी, हमें सारा कुछ खुद ही बनाना पड़ना है। लेकिन क्या है कि वो आपको एक ट्रैक दे देता है, लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं फर्क मजा देता हूँ मजीद आसान अल्फाजों में, कि अगर तो आपका सफर लंबा है तो आप फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करें, अगर आपका सफर छोटा है तो आप लाइब्रेरी को इस्तेमाल करें। सिंपल। लाइब्रेरी इज अ स्मॉल सोल्यूशन, फ्रेमवर्क इज अ कंप्लीट सोल्यूशन। दिस इज द डिफरेंस। कोई बिल्ट इन फंक्शनैलिटी आपको नहीं मिलनी, सारा कुछ आपको खुद बनाना पड़ना है। बस क्या है ओके सर। फर्क? सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है
कि आपको एक स्ट्रेटजी दे दी जाती है कि भाई इस तरह चलो, ठीक है। अब उससे फायदा क्या होता है, उससे एरर्स से हम बच जाते हैं। अगर मिसाल के तौर पे ये जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने ये एक वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल बी, या मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, वेरिएबल का नाम रख देता हूँ मैं साकिब, ठीक है। एक वेरिएबल बना देता हूँ और उस वेरिएबल का नाम रख देता हूँ मैं साकिब, और उस वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ आई एम साकिब। अब मैंने इस वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है, हाँ, लेकिन इसको यूज कहीं नहीं किया, ठीक है दोस्तों। इस वेरिएबल को मैंने डिफाइन कर दिया है लेकिन मैंने इसको इस्तेमाल कहीं नहीं किया। तो देखो मेरी जावास्क्रिप्ट पे जो जिस पे मैंने जावास्क्रिप्ट पे कोड किया हुआ है, मुझे कोई एरर ही नहीं आ रहा कहीं भी, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई मैंने कोई ऐसा वेरिएबल भी बना लिया है जिसकी वैल्यू ही नहीं है इसके अंदर। लेकिन इसकी बनिस्बत अगर मैं रिएक्ट इस्तेमाल कर रहा होता तो मेरी एप्लीकेशन एक दफा स्टक हो जाती। तो कहते हैं भाई यहाँ तो इस वेरिएबल को इस्तेमाल करो या खत्म करो, ये मेरी एप्लीकेशन को मजीद लोड करेगा। अभी मैं एक जो है ना वो प्रोजेक्ट मैंने बंद कर दिया है, आपको बाद में खोल के दिखाऊंगा। समझ आया कि ये इस्तेमाल करने का क्या यस फायदा है, सर। ये आपको एक्स्ट्रा काम करने ही नहीं देगा। दैट इज द डिफरेंस। अब एक्सक्यूज अगर मी तुम्हें, सर, जी जी, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। सपोज हम लोगों ने एक फंक्शन बनाते हैं ऑन क्लिक का, हम्म, जिससे हम सारे होम पेज पे रिडायरेक्ट कर जाए। हम लोग ई कॉमर्स ऐप की बात कर रहे हैं ना, जैसे हम्म, चेकआउट में भी हम कहते हैं कि हमने होम पेज पे जाना है, और फिर हम्म, एक हम लोग कहते हैं कि हमने उसके बाद कार्ट के बाद भी हम होम पेज पे जा सकते हैं। तो ठीक है। अगर हम लोग एक हर बंदा अपना सेपरेट सेपरेट फंक्शन बनाए, तो हम्म, वो चीज तो फिर वही हो जाएगी जो हम लोग करते हैं। तो क्या हम एक हम्म, सिंगल फंक्शन कॉल करेंगे जो सारे यूज करेंगे? एग्जैक्टली ये देखो ना, आप मिस ने एक बड़ी अच्छी बात की है सर। तो सर ऑन क्लिक के ऊपर हम चाहते हैं कि भाई जब चेकआउट के ऊपर हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाए तो ऑन क्लिक के ऊपर क्लिक करें तो हमारा हम होम पेज पे चले जाएं, होम पेज पे ठीक है चले ना। जाओ, अब प्रोडक्ट्स हो में भी सकता होम है यहाँ पेज। कोई ऑन क्लिक लगा दे, हो सकता है यहाँ कोई HRF का लिंक इस्तेमाल कर दे, है ना, ऐसा ही है ना। हाँ जी। लेकिन इन दोनों से हमारी जान छुड़ा दी है। रिएक्ट ने हमने तीसरी चीज दे दी है। रिएक्ट कहता है भाई यहाँ पर रूट लगाओ, रूट लगाओ। अब आप हैं या मैं हैं, हमें लगाना रूट ही पड़ेगा। अगर हम सादे पेज को कॉल करते हैं ना, आप हम आम तौर पे अभी अगर हमने प्रोजेक्ट ऑन करना हो तो मैं यहाँ पर index.html लिखता हूँ, ऐसे ही है ना, होम डॉट एच यस टी एम सर, एल लिखता हूँ, ठीक है, register.html लिखता हूँ, उसमें तो रोटर्स होते हैं। हाँ, और उसमें हमारे रूट्स होंगे, ठीक है। हम उसने हमें इस बहस से ही निकाल दिया है कि भाई ये ना करो ये कर लो, उसने हमें इस बहस से ही निकाल दिया। उसने हमें एक आसान हल बता दिया कि भाई ये रूट है, इसको इस्तेमाल करो। अभी हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह। सर मैं यही पूछ रही हूँ जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली कि इज इट लाइक दैट? हाँ बिल्कुल ना, अब यही तो मसला है। अगर हम यही काम सिंपल जावास्क्रिप्ट के ऊपर कर रहे होते तो हम फंस जाते हैं ना, हाँ जी। ऐसे ही है ना। यही रीजन है कि यहाँ आके जावास्क्रिप्ट फेल हो जाती है, यहाँ आके कोड लैंग्वेज फेल हो जाती है और हमें मजबूरन किसी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी की तरफ जाना पड़ता है। तो फेसबुक फिर हम इतना लोग बड़ा रिएक्ट को प्लेटफॉर्म एज है। अ लाइब्रेरी यूज कर लेते हैं, एज अ ट्रैक हम्म, यूज कर लेते हैं। एग्जैक्टली। हम फिर एक ट्रैक को फॉलो करने के लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके फ्रंट एंड के लिए हम ट्रैक को फॉलो करें, वी नीड अ ट्रैक। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा ये आ रहा है, वी नीड अ ट्रैक नाउ। अब ट्रैक यस। क्या है, हम रिएक्ट को इस्तेमाल करें, एंगुलर को इस्तेमाल करें या Vue.js को इस्तेमाल करें, क्योंकि टॉप पे तो यही है। फिर उसके बाद अगले यस। स्टेप्स आते हैं कि भाई अगर रिएक्ट को इस्तेमाल करना है तो भाई वी कैन गो फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट जेएस ऑल्सो। अगर एंगुलर को इस्तेमाल करना है तो एंगुलर इंडिपेंडेंट है, अगर व्यू को इस्तेमाल करना है तो Vue.js भी एक सर अभी इंडिपेंडेंट आपने बोला कि अगर हमारा लंबा प्रोजेक्ट है तो हम फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, छोटा है। है तो हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं। हम्म, तो ये ट्रैक में भी यही नहीं होगा, मतलब रिएक्ट लाइब्रेरी है तो छोटे में हम वो कर ले? नहीं 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 नहीं, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आ जाती है कि भाई फिर अब देखें ना, फेसबुक जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ऐसे ही है ना, छोटा यस सर, प्रोजेक्ट तो नहीं यही है। तो पूछना चाह रही तो हूँ। अब अगर फेसबुक दोस्तों बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो फिर उन्होंने रिएक्ट को इस्तेमाल क्यों किया है भाई, एंगुलर क्यों इस्तेमाल नहीं किया। सर बहुत सारे इन्वॉइसेस सिस्टम भी हैं जो बहुत बड़े हैं लेकिन वो रिएक्ट बेस्ड है, हालांकि वो तो एग्जैक्टली मैं लाइब्रेरी। आपको बताता हूँ क्यों, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों क्यों। देखिए, हुआ यूं कि अगर मैं गूगल पर जाके पूछता हूँ डेफिनेशन रिएक्ट की, तो यू विल सी दैट वो क्या बोलेगा, React is a free and open source JavaScript library। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ कि भाई एंगुलर क्या है, तो you will see Angular is a TypeScript based free and open source web application framework। यानी कि Angular एक फ्रेमवर्क है। अगर मैं पूछता हूँ Vue.js, तो Vue.js क्या है,
Vue.js is a free and open source modern front end framework, यानी कि Vue.js भी framework है, Angular भी framework है. Now why we are going forward with the React? सवाल हमारा ये आ जाता है और परेशान कर रहा है कि यार जब फ्रेमवर्क दो मौजूद हैं फिर हम फिर स्टेप बैक क्यों ले रहे हैं, लाइब्रेरी पे क्यों जा रहे हैं भाई, हमें तो फिर एंगुलर सीखना चाहिए. यही रीजन है कि बहुत सारे लोग मर्न स्टैक की बजाय मीन स्टैक की तरफ मूव करते हैं ताकि एंगुलर डेवलपर की तरह एज ए एंगुलर डेवलपर काम किया जाए. और आपको एंगुलर डेवलपर की एक और मजेदार बात बताऊं, एंगुलर का डेवलपर वो वाहिद डेवलपर होगा जो अकेला बैठा काम कर रहा है और वो सबके ऊपर राज कर रहा होगा, बिकॉज एंगुलर अपने आप में एक बहुत बड़ा हाथ. सर आपकी आवाज स्टक हो रही है. ये सर सर आवाज आवाज नहीं नहीं आ आ रही रही है. आपकी. आवाज लॉस्ट हो गई सर आपकी. हेलो. मेरी आवाज आ रही है दोस्तों, क्लियर है? जी सर अब आ रही है. जी हाँ, अब आ रही है. मैं बता रहा था. अब यही रीजन है कि अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो बिग प्रोजेक्ट होगा. मतलब कि अब रिसेंटली मैंने एक कंपनी के साथ थोड़ा सा काम किया. तो अगर मैंने कंपनी के साथ काम किया, वो कंपनी दुबई की कंपनी थी और दुबई के काफी बड़े बड़े होटल्स के ऊपर वो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती थी, जिसके अंदर वो किचन का सिस्टम, सारा सिस्टम उसके अंदर होता था, चेकआउट चेक इन का सिस्टम उसके अंदर था, लिफ्ट का सिस्टम उसके अंदर था, कैमरे की सेटिंग्स उसके अंदर थी, हर चीज उसके अंदर थी. आप अंदाजा करिए कि उस सॉफ्टवेयर का बैकएंड लारावेल पर बना हुआ था और फ्रंट एंड एंगुलर पर बना हुआ था. इतना स्ट्रांग है एंगुलर. यही काम अगर मैं रिएक्ट में करने बैठा तो कभी ना होता. तो दैट्स वाई इस चीज को थोड़ा सा. अब यहाँ पर सवाल आ जाता है कि सर फिर हम वाई रिएक्ट, हम रिएक्ट को क्यों चूज कर रहे हैं भाई? रिएक्ट को चूज करने की बजाय हम एंगुलर को क्यों नहीं चूज कर रहे या व्यू जेएस को क्यों नहीं चूज कर रहे? सबसे पहले हम इसका बैकबोन देखते हैं. रिएक्ट जो है वो फेसबुक वालों ने बनाई है, जबकि एंगुलर जो है वो गूगल वालों ने बनाई है, और व्यू जेएस जो है वो उस पर्सन ने बनाई है जो कि हु वाज वर्कर ऑफ एंगुलर, हु वाज वर्कर ऑफ गूगल. पहले उसने गूगल में काम किया, फिर इसी बंदे ने फेसबुक में भी काम किया, और इस बंदे ने रिएक्ट और एंगुलर की डेवलपमेंट में अच्छा खासा प्ले किया. लेकिन बाद में इसमें छोड़ के अपनी एक और लैंग्वेज बना दी जिसको व्यू जेएस कहते हैं. और वाकई ये व्यू जेएस रिएक्ट को भी कम्पीट करती है और एंगुलर को भी कम्पीट करती है. और आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर लारावेल से आप पूछें कि भाई मुझे कौन सी लाइब्रेरी को इस्तेमाल करना चाहिए, तो लारावेल सबसे पहले व्यू जेएस को बोलेगा, फिर रिएक्ट को बोलेगा और फिर एंगुलर को बोलेगा. व्यू जेएस इतना स्ट्रांग है. लेकिन अब मसला आ जाता है तो भाई ये फेसबुक ने बनाया, ये गूगल ने बनाया, ये व्यू जेएस ने बनाया, तो क्या है? रिएक्ट को सबसे बड़ा सीखने का फायदा ये है क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है. ये इतनी लाइट वेट है कि अपने अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज को बर्दाश्त नहीं करती. कल की क्लास में मैंने आपको एक एप्लीकेशन जो मैं बना रहा था, वेब एजुकेटर्स की साइट जो हम नहीं बना रहे थे, मैं अपनी टीम के साथ मिलकर बना रहा हूँ. मैं आपको दिखाता हूँ, उसके अंदर मैंने अच्छी खासी फंक्शनैलिटी इसको परफॉर्म करवाया है. लेकिन आप अंदाजा करिए कि वो विद इन मिली सेकेंड जो है ना वो लोड हो जाती है. ठीक है, सारे स्टूडेंट्स का डाटा, हर चीज इसके अंदर मौजूद है, लेकिन विद इन सम सेकंड्स लोड हो जाती है. दैट इज अ बेनिफिट ऑफ रिएक्ट. बहुत ज्यादा लाइट वेट है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, विद रिएक्ट यू कैन बी इजीली अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर. मैं अपने आप को मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर भी कहता हूँ. व्हाई? बिकॉज मुझे रिएक्ट नेटिव आता है. ठीक है, विद द एंगुलर मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बन ही नहीं सकता, मेरी फील्ड ही नहीं है ये. लेकिन देखो रिएक्ट सीखने को मुझे क्या फायदे हुए हैं, क्या मैं iOS डेवलपर भी हूँ और एंड्रॉइड डेवलपर भी हूँ. क्या मजेदार चीज है. हालांकि अगर रिएक्ट ना सीखता तो शायद सारी जिंदगी में कभी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर ना बन सकता. लेकिन क्योंकि मैंने रिएक्ट सीख लिया तो मैंने सोचा यार क्यों ना 2 4 5 घंटे में मजीद लगाऊं और मैं एक्सएमएल भी सीख लूं और रिएक्ट के अंदर रिएक्ट नेटिव डेवलपर बन जाऊं. ठीक है, अब ये फर्क था. अब ये देखिए, ये अच्छी खासी बड़ी वेबसाइट है कि इसके अंदर अच्छी खासी एपीआई कनेक्टेड है. लेकिन देखें, ये मैं इसको रीलोड करता हूँ, ये लोड हो गई है. मतलब कि मैं इसको
किसी दूसरे ब्राउजर के अंदर खोलता हूँ, ये लेटेस्ट प्रोजेक्ट, ये देखें, 1 सेकंड ही लगा रही भाई, लोड होती जा रही है, ये देखिए, ये 1 सेकंड ही लगा रहा है, लोड होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये मिनट में लोड होता जा रहा है। हाउ इज दैट पॉसिबल भाई, कैसे है ये पॉसिबल? ये भाई ऐसे पॉसिबल है कि मैंने इसको इजीली रिएक्ट पे बनाया है, ठीक है। तो दैट्स इट। अभी देखें, अब यहाँ पर रिएक्ट आके थोड़ी सी मार खा रही थी, यहाँ पर मैंने कोई 1000 के करीब सर्टिफिकेट लोड किया है, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा था, ठीक है, लेकिन इसका भी रिएक्ट ने हल दिया है। तो सबसे पहली बात, रिएक्ट में क्यों सीख रहा हूँ, क्योंकि ये एंगुलर से भी ज्यादा लाइट वेट है और फेसबुक से भी ज्यादा लाइट वेट है, और कहते इसको लाइब्रेरी है, लेकिन आने वाले सालों में यू विल सी दैट कि इसको लोग फ्रेमवर्क कहना शुरू हो जाएंगे। बिकॉज लोग क्या, फेसबुक खुद इसको बोलेगा कि भाई मैं ये फ्रेमवर्क है। अब फेसबुक एक छोटी बड़ी एप्लीकेशन तो नहीं है ना, लेकिन रिएक्ट जब आई थी तो ये आई एज अ लाइब्रेरी थी, लेकिन इसको मजीद अपडेट करते रहे, अब एक एज अ फ्रेमवर्क इस्तेमाल हो रही है ये, लेकिन इसको कहा अभी भी लाइब्रेरी ही जाता है, ठीक है। लाइट वेट है ये बहुत। उसके बाद इसके अंदर आप सिंपल जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर गूगल की बात करें, ये सॉरी एंगुलर की बात करें, तो आपको इसके अंदर मजबूरन टाइपस्क्रिप्ट को इस्तेमाल करना है। जबकि व्यू जेएस की बात करें तो आपको इसके अंदर भी मजबूरन टाइपस्क्रिप्ट को ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर मैं आपको मजीद चीज बताऊं तो यू विल सी दैट कि एंगुलर इज अ डिफरेंट थिंग, एंगुलर जेएस इज अ डिफरेंट थिंग, Vue.js is a different thing and Vue is a different thing. Keep in mind. इसी तरह React is a different thing and React.js is a different thing. लेकिन क्योंकि React and React.js सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करती है, इसलिए हम इसे सिंपल React बोलेंगे। जबकि Angular और AngularJS की बात की जाए तो ये जमीन आसमान का फर्क है। AngularJS सादी जावास्क्रिप्ट को फॉलो करती है, जबकि Angular टाइपस्क्रिप्ट को फॉलो करती है। इसी तरह Vue.js सादी जावास्क्रिप्ट को फॉलो करती है, जबकि Vue टाइपस्क्रिप्ट को फॉलो करती है। दैट्स द रीजन हम सबसे पहले प्रायोरिटी पे एंगुलर रिएक्ट को रखते हैं। अगर प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा है, इतना बड़ा है, कोई सॉफ्टवेयर लेवल का है, इतना बड़ा है कि मैं उसके ऊपर काम कर ही नहीं सकता रिएक्ट पे, रिएक्ट मुझे जो है अलाउ कर ही नहीं रहा है, देन मैं फिर एंगुलर की तरफ जाऊंगा। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि मुझे इन दोनों की तरफ जाना चाहिए। रिएक्ट इज द बेस्ट थिंग कि हम इसकी तरफ मूव करते हैं। समझ आया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ लीजिए। नो सर। बाकी के लोग क्लियर है? मैंने बड़ी ही कोशिश की है आप लोगों को फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी के डिफरेंस को समझाने की, और प्लस ये बताने की कि हम रिएक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। आज के बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि भाई रिएक्ट क्यों सीखी है, भाई तुम एंगुलर सीख लेते, यस सर, क्लियर ठीक सर। है ना, तो कम से कम आप लोग ये सवाल का जवाब जरूर दे सकेंगे कि भाई हमने रिएक्ट क्यों सीखी। आसिम भाई क्लियर है? मिस बुशरा, शिराज भाई क्लियर है मेरे जी क्वेश्चन जी का क्लियर आंसर? है। कोई मसला मसाइल तो नहीं है? आगे चलें। नहीं। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एंगुलर जो है मजेदार, सॉरी रिएक्ट जो है इज अ वेरी अमेजिंग थिंग। अब हम रिएक्ट को किस तरह फॉलो करें, या रिएक्ट को हम किस तरह किस लेवल पर लेकर जाएं। यहाँ पर मैं रिएक्ट को जो है इनिशियलाइज करता हूँ हमारे इस टॉपिक के अंदर। रिएक्ट बहुत लाइट वेट है। स्टेप 1 क्या है, पता लग गया, व्हाट इज रिएक्ट एंड व्हाई वी यूज इट। दूसरा, हाउ कैन वी इंस्टॉल रिएक्ट, हम रिएक्ट को इंस्टॉल किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज मैं आपको भी बताऊंगा, एक स्टेप 1 में आपके सामने अभी कर देता हूँ, और स्टेप 2 फिर हम कल करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा स्टेप है। स्टेप 1 क्या है, आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है Node.js, ठीक है। Node.js आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है। कैसे डाउनलोड करेंगे? यू विल गो फॉरवर्ड ऑन द गूगल डाउनलोड Node.js एंड Node.js विल बी देयर। मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ तो ये देखिए प्री बिल्ट इंस्टॉलर, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, आपकी Node.js इंस्टॉल होने शुरू हो जाएगी। काइंडली अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी Node.js इंस्टॉल्ड है तो उसको डिलीट करके नई इंस्टॉल कर लें, बिकॉज मेरे पास अभी लेटेस्ट नहीं है तो मुझे बड़ा इशू आता है। लेकिन मैं अभी लेटेस्ट अपनी Node.js को उड़ा नहीं सकता, बिकॉज मेरे 5 से 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अभी इनको खत्म करूंगा देन फिर मैं अपनी Node.js को उड़ाऊंगा, ठीक है। तो Node.js जो है आप लोगों ने अपनी वर्जन 22 डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आप लोग इसको सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि आप एक छोटी सी गेम इंस्टॉल कर दें। यहाँ पर Node.js इंस्टॉलेशन स्टेप्स लिख देता हूँ, तो यू विल सी दैट कि यहाँ पर जैसे डाउनलोड करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहला स्टेप ये आएगा दोस्तों, ये करने के बाद दूसरा स्टेप ये आएगा, ये करने के बाद तीसरा आपकी Node.js ये वाला स्टेप आएगा, और Node.js इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी, देन यू कैन फिनिश दिस वन,
ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि कल के लेक्चर, सबसे पहले तो मैं आपका कोड पुश कर दूं, दिस वन बैच 22। अरे वो प्रोजेक्ट किधर है हमारा, कौन सा प्रोजेक्ट हमारा, कौन सी क्लास है हमारी, बैच 22 है 23 है? मैं ना पिछली क्लास में मुझसे थोड़ी मिस्टेक हुई है, ये है। मैं इस प्रोजेक्ट को अपलोड कर रहा हूँ, गिट ऐड गिट कमिट, एक सेकेंड जरा, ये है, सॉरी हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर है, गिट ऐड गिट कमिट एंड मैं करंट एक्सचेंजर का कोड मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ एंड गिट पुश। आप सबके पास गिट की रिपोजिटरी का लिंक है ना, सबके पास है दोस्तों, सबके पास गिट की यस सर। रिपोजिटरी? ठीक है जी, वेरी जी गुड। सर। ये मेरा गिट जो है वो पुश हो गया है और आप लोगों को गिट का मेरा जो डाटा है, आई होप सो github.com/this1, ये एक सेकंड के अंदर, ये देखिए करेंसी एक्सचेंजर, और ये मेरा कोड सारे का सारा जो मैंने लिखा हुआ है। अभी हमने जो रीडमी के अंदर अपनी पहले लेक्चर के अंदर रीडमी के अंदर हमने एक्सप्लेनेशन की थी ना, वो भी हमने रिएक्ट में करनी है, ठीक है, तो उसको भी भूलना नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे थे, यही रीजन थी कि हम आगे इसको लेकर नहीं चले, ठीक है। अभी हमने ये सब करना है, ये एडमिन साइड और ये क्लाइंट साइड हम रिएक्ट के ऊपर बना लेंगे इंशाल्लाह ताला, देन वी विल गो फॉरवर्ड विद द एडमिन साइड इन द नोड.js, ओके, ठीक है। देखिए सर ये हमारे नोड में नोटिफिकेशन आ रहा है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल द नेसेसरी टूल्स इफ वी हैव हाँ टू कर चेक इट दो, आउट और नॉट। हाँ कर दो, कोई मसला नहीं। ओके सर। ठीक है। अच्छा अब ये देख लीजिए, ये जो हमने और सबसे पहले लेक्चर में जो डॉक्यूमेंटेशन हमने बनाई थी, ये जो मैंने लिखी भी हुई है, आप लोगों को साथ साथ मिलती भी जा रही है इंशाल्लाह, ये सब हमने रिएक्ट एंड नोड के अंदर करना है, ठीक है। अभी हम अपने बेसिक लेवल की चीजें पढ़ रहे थे जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड विद द रिएक्ट, ओके। तो कल हमने अपनी रिएक्ट को इंस्टॉल करना है। कल के लेक्चर से पहले नोड.js को इंस्टॉल करके ग्रुप में स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए, ताकि फिर हम नेक्स्ट नोड.js की तरफ जा सकें, ठीक है, सॉरी रिएक्ट जेएस की तरफ जा सकें, ठीक है। रिएक्ट का प्रोजेक्ट भी मैं यहीं पर करूंगा इंशाल्लाह, इसी फ्रंट एंड के अंदर एक छोटा सा और फ्रंट एंड हम फोल्डर बना लेंगे रिएक्ट का, ताकि उसका भी कोड आपको साथ साथ मिलता रहे, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ लीजिए, और आई विल बी रियली हैप्पी कि अगर आप लोग हमारे फेसबुक पेज के ऊपर मेरे से रिलेटेड रिव्यू करेंगे, ठीक है, तो अच्छा लगेगा मुझे भी, मैं इंतजार करूंगा आप लोगों के रिव्यूज का, कि मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ पेज का, श्योर सर। काइंडली इस लिंक पे क्लिक करिएगा और मेरे मुझसे रिलेटेड रिव्यूज जो है ना वो लाजमी दीजिएगा, आई विल बी रियली हैप्पी इंशाल्लाह। और थर्ड, हमारा यूट्यूब का जो सेशन आ रहा है 29 दिसंबर को, काइंडली उस सेशन को भी लाजमी ज्वाइन करिएगा। वो बहुत मुश्किल से मैंने परसेंट से टाइम लिया हुआ, बड़े अच्छे लेवल का यूट्यूबर है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो हमें पता भी नहीं है लेकिन बड़े अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, तो वो भी एक उनमें से एक है। तो लिहाजा आप लाजमी जो है उनकी क्लास भी लीजिए, उनको कोई कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो उनसे लाजमी पूछिएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं हमारी अपकमिंग लेक्चर के अंदर कल के, ठीक है दोस्तों। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आई होप सो आप आज की भी क्लास सर। जो है